मार्च 2020 की बात है, जब एक बच्ची अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा बताओ, क्या बात करनी है। तो वो बच्ची बताती है कि माँ, जब आप घर पे नहीं होती तो जो पड़ोस वाले अंकल हैं वो मुझे कुछ ऐसा खिलाते हैं, ऐसी चीज़ खिलाते हैं जिसे खाने के बाद मेरे शरीर में झंझनाहट होने लगती है, उत्तेजना होने लगती है। ऐसा लगता है कि किसी आदमी के पास जाऊं, उसके साथ बैठूं, बात करूं और कुछ उसके साथ गलत काम करने का मन करता है। अब माँ ने जैसे ही ये वाली बात सुनी तो माँ ने कुछ ऐसे सुनी ये बात कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। दोस्तों, उसकी माँ ने उसकी बात अनसुनी कर दी थी। तो वो बच्ची अपनी माँ से बार बार कहती है कि माँ, जो मैं आपको बता रही हूँ मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ। तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा देख, तेरे पिताजी जो हैं देश से बाहर काम करते हैं, इस घर में मैं और तू ही एक साथ रहते हैं, और वो व्यक्ति जो है जो तेरे को खिलाता है, जिसके बारे में तू बात कर रही है, वो गलत आदमी है। और वो गलत आदमी ऐसे है, अगर मैं उससे कुछ कहूँगी या उसके खिलाफ़ कुछ भी करूँगी तो ऐसा ना हो कि वो तुझे या मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाए। और माँ ने यह कहकर अपनी बेटी को शांत कर दिया। अब जैसा हो रहा था पहले से, अब वही चीज़ कंटिन्यू कईयों सालों तक आगे भी चलती रहती है। लेकिन अब वो बच्ची क्या कर सकती है, अब वो बच्ची कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, ये मामला ज़्यादा समय तक नहीं चला, इस मामले का भी कुछ समय बाद खुलासा हो जाता है। और जैसे ही इस मामले का खुलासा हो जाता है, ना केवल उस आदमी के परिवार के लोग बल्कि उसके आसपास के लोग, उस एरिया के लोग ये सोचकर चौंक जाते हैं कि आखिर इस बच्ची के साथ इतने समय से ये सब कुछ हो रहा था और हमें कुछ पता ही नहीं। अब जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट में जज भी कहता है कि एक छोटी बच्ची के साथ इतना गलत काम आखिर ये आदमी कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के मुंबई की। और मुंबई के हाई कोर्ट में एक व्यक्ति जज साहब से अपील कर रहा होता है कि जज साहब, मैं कईयों सालों से जेल में हूँ, मुझे कृपया करके बरी कर दिया जाए। दरअसल 29 अप्रैल 2024 को मुंबई हाई कोर्ट के एकल पीठ के जो न्यायमूर्ति होते हैं पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने पहले तो इस व्यक्ति को देखा और उसके बाद उनके सामने एक 27 पेज की कहानी पड़ी होती है। और उस कहानी को देखते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें तो जमानत बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि तुमने जो कृत्य किया है वो कृत्य इंसानियत को झंझोड़ने के लिए बहुत बड़ी बात है। वो व्यक्ति कहता है कि जज साहब, मुझे 3 साल हो गए हैं जेल में, कृपया कर मेरी ज़मानत कर दीजिए, मुझे जेल से रिहा कर दीजिए। तो जज साहब कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को तो हमने रिहा कर दिया है, लेकिन तुम्हें तुम्हें तो कभी रिहाई मिलनी ही नहीं चाहिए। अब वो व्यक्ति जब सलाखों के पीछे वापस जा रहा था तो उसकी सारी की सारी कहानी लोगों के पास अखबारों के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंच जाती है। और जब ये सारी कहानी लोगों के पास पहुंचती है तो लोगों को उसके ऊपर यकीन नहीं होता। दरअसल कहानी शुरू होती है एक बच्ची से। उस बच्ची की उम्र लगभग 8 साल थी और वो कक्षा 4 में पढ़ रही थी। उसके पिताजी दुबई में कोई छोटा मोटा काम करके पैसे कमा रहे थे और उसकी माँ उस बच्ची को लेकर एक ऐसी जगह रह रही होती है कि वहाँ के बगल में ही एक और घर होता है। दरअसल उस बच्ची की माँ एक बार किसी काम से बाहर गई होती है और वो बच्ची स्कूल से पढ़कर अपने घर पे वापस आई हुई होती है। अब जैसे ही वो बच्ची अपने घर पे आ रही होती है तो उसके घर के बगल में जो घर था उसमें एक अंकल रहते थे। वो उसको अपने पास बुलाते हैं, उसको खिलाते हैं। तो उस बच्ची को वो कुछ इस तरह से खिला रहे थे कि वो उसके शरीर के अंगों को कुछ गलत तरीके से छू रहे थे। अब वो बच्ची छोटी तो थी, लेकिन उसको हल्का हल्का करके समझ में आ रहा था कि ये अंकल मेरे को गलत तरीके से छू रहे हैं। अब वो बच्ची छोटी है, वो समझ रही है और छूटना भी चाहती है, लेकिन वो बच्ची उससे छूट नहीं पाती। वो प्रयत्न करती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। इस सारे काम को करने के लिए उस पड़ोसी अंकल को बहुत सारा समय मिलता है, क्योंकि उस बच्ची की माँ आई नहीं हुई होती है और उस पड़ोसी के अंकल के घर में कोई रहता नहीं है। तो वो क्या करता है, बहुत देर तक उस लड़की को अलग अलग तरह से छूता है और जो उस लड़की के साथ करना चाहता है वो सारी चीज़ें करता है। अब क्या होता है, उसकी माँ आती है। जैसे ही उसकी माँ आती है तो पड़ोसी अंकल कहता है कि अगर तुमने इस बात के बारे में अपनी माँ को बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ
तुम दोनों को एक साथ मार दूंगा। अब वो अब वो लड़की अपने घर जाती है, लेकिन वो अपने घर पे जाके अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती कि पिछले 1-2 घंटे से उसके साथ में क्या हो रहा था। अब कोई बात नहीं, अब उसकी दिनचर्या रोज़ाना की तरह से फिर से चालू होती है। सुबह उठती है, खाना पीना खाती है, स्कूल जाती है, स्कूल से आके कोचिंग जाती है, फिर खेलती कूदती है, शाम को सो जाती है। दोस्तों, अब समय बीतता जाता है, फिर से एक और समय ऐसा ही आता है कि जिस दिन उस लड़की की माँ घर पे नहीं थी, वो किसी काम से बाजार गई थी। अब वो अंकल जो था, जो आदमी जो था, उसका पड़ोसी, वो अपने घर पे रहता है। अब वो क्या करता है, वो उस बच्ची के घर पे जाता है, उसको बुलाता है, उसे खाने के लिए कुछ चीज़ देता है। अब वो बच्ची क्या होती है, उसे खा लेती है। अब जैसे ही वो बच्ची उसको खाती है, तो उसके अंदर अजीब सी चिड़चिड़ाहट होने लगती है, यानी कि उसके अंदर उत्तेजना होना शुरू कर देती है। अब वो बच्ची क्या करती है, उस दवाई को उसको जो चीज़ उसको दी थी उसको खा लेती है, लेकिन उस आदमी ने उसके अंदर कुछ ऐसी गोली मिला दी थी जिसे कोई खा ले तो उसके शरीर के अंदर उत्तेजना हो जाए। अब वो लड़की उस अंकल के पास, यानी उस आदमी के पास जाती है, और जो आदमी उसके साथ जो भी करना चाहता था वो सारी चीज़ें करता है। यानी कि दोस्तों, उस आदमी ने उस बच्ची को शुरू से ही कुछ ऐसी गोलियां देना शुरू कर दिया था जिससे कि उस लड़की के शरीर में बदलाव पैदा हो और उसके अंदर उत्तेजना चालू हो जाए। अब दोस्तों, समय बीतता जाता है और वो आदमी उस बच्ची को वो गोलियां खिलाता जाता है। अब क्या होता है, उस लड़की के शरीर में बदलाव आने लगता है और वो लड़की उत्तेजित होने लगती है। तो वो क्या करती है, उस आदमी के पास जाती है। अब वो आदमी उसके साथ में क्या करता है, वो आदमी उस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। जब भी उसका मन होता था वो लड़की को बुला लेता था। उसके माँ कभी कभी काम से जाती थी, जब भी मन होता था बच्ची बाहर खेलने के लिए जाती तो उसको खेलने के बहाने बुला लेता था, कभी किसी बहाने बुला लेता था। वो उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता था। अब इस बात की भनक न उस लड़की की माँ को थी और ना ही उस लड़की के जो पिता थे, जो दुबई में काम करते थे, उनको थी। दोस्तों, उस समय उस लड़की की उम्र जो थी वो 8 साल थी, लेकिन अब साल व साल उस लड़की की उम्र बढ़ने लगती है। जैसे कि अभी 8 साल की है, फिर 9 साल की थी, फिर 10 साल की थी, लेकिन उस लड़की का शरीर उसकी उम्र से कुछ ज़्यादा विकसित हो रहा था। और वो जो आदमी था, वो आदमी उस बच्ची के साथ जैसे चाहे वैसे, प्राकृतिक चाहे अप्राकृतिक, चाहे ओरल, चाहे जैसे हो, जैसे उसकी मर्जी हो वैसे सेक्स किया करता था। और वो लड़की उसका विरोध नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो लड़की उस दवाई के नशे में हुआ करती थी। अब वक्त आगे बढ़ता है और वो आदमी उस बच्ची को कंटिन्यू वो गोली देता रहता है, जिससे कि वो लड़की उत्तेजित हो और उस आदमी के पास आए और सेक्स करे। दोस्तों, अब जैसे जैसे वो गोलियां खाती रहती है, उस लड़की को एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम है निम्फोफीनिया। दोस्तों, ये बीमारी वो है, इस बीमारी में चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसे सेक्स की लत पड़ जाती है, वो सेक्स के बिना रह नहीं सकती। दोस्तों, ये बीमारी ऐसी है कि इसमें जब सेक्स की लत लग जाती है तो फिर सामने वाले को कुछ दिखता नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि कोई आए वो उसके साथ सेक्स करे। अब वो लड़की जो थी उसे नीफोफीनिया कर बीमारी हो गई थी, तो अब वो लड़की क्या करती थी, वो उस आदमी का इंतज़ार किया करती थी कि कब वो आदमी आए और वो लड़की उसके पास जाए और वो आदमी उसके साथ सेक्स करे। और अब वक्त आगे बढ़ता जाता है, साल दर साल बीतते जाते हैं, लेकिन जो पड़ोसी आदमी होता है उस बच्ची को कंटिन्यू गोलियां देता रहता है। और अब आ जाता है सन 2020। अब एक दिन वो बच्ची अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, जो पड़ोसी अंकल हैं वो मुझे कुछ ऐसी गोलियां देते हैं जिसे खा के मैं उत्तेजित होती हूँ और मुझे गलत काम करने का मन करता है। जब वो बच्ची अपनी माँ से ये वाली बात कह रही होती है तो उसकी माँ उसकी बात को अनसुनी कर देती है, उसकी बात पे ध्यान नहीं देती और वो बच्ची बार बार उस आदमी के बारे में बोलती है, लेकिन वो उसकी माँ उसको कोई जवाब नहीं देती, उसे इग्नोर कर देती है। और जो वो आदमी था, उस आदमी की उस पत्नी भी उस घर में रहती थी और उस आदमी की पत्नी को इस बारे में सब कुछ पता था। क्योंकि एक बार होता ये है कि वो आदमी उस बच्ची के साथ जब गलत काम कर रहा होता है तो उसकी पत्नी घर में आ जाती है।
तो वो आदमी अपनी पत्नी को डांटता है, हड़काता है और कहता है कि मेरे बीच में आगे से बोलने की कोशिश मत करना। और जब ये कृत्य एक बार उसकी पत्नी के सामने हो गया, तो अब वो कृत्य आए दिन उसकी पत्नी के सामने होता था। उस आदमी को अपनी पत्नी का जरा भी डर नहीं था और उसकी पत्नी चुपचाप उस घर में ये सारी चीज़ें देखा करती थी, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ का कोई विरोध नहीं कर पाई कि तुम एक छोटी बच्ची के साथ आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। ना ही वो किसी पुलिस के पास जाती है, ना वो पति को रोकती है, वो कुछ नहीं करती। वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने ऐसे ही चलता रहता है। और अब मई 2021 आ जाता है और अब उस लड़की की उम्र है 17 साल। दोस्तों, अब वो लड़की 17 साल की हो जाती है और उसे किसी लड़के से प्यार हो जाता है। तो वो लड़की क्या करती है, वो किसी के साथ भाग जाती है। जैसे ही उसकी माँ को पता चलता है कि उसकी बेटी किसी के साथ भाग गई, यानी कि उसकी बेटी घर से गायब है, तो उसकी माँ हड़बड़ा जाती है। अब वो पुलिस के पास जाती है, इधर उधर जाती है। तो आखिर में वो अपने पति को दुबई कॉल करती है और कहती है कि हमारी बच्ची किसी के साथ भाग गई है, अब बताइए मैं क्या करूँ। अब उसका पति जो है वो दुबई से मुंबई आ जाता है और उसका पति और उसकी पत्नी वो दोनों मिलकर उस लड़की को जगह जगह ढूंढते हैं। पहले भी वो औरत जो है पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन उसकी इतनी सुनवाई नहीं हुई थी। अब क्या होता है, वो दोनों पति और पत्नी उस बच्ची को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो जा कहाँ सकती है। तो होता क्या है, वो आखिर में जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, वो दोनों वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके शिकायत दर्ज कराते हैं कि हमारी बेटी जो है उसकी उम्र 17 साल है और वो हमारी बच्ची घर से अचानक से लापता हो गई है और हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो बच्ची हमें अभी तक नहीं मिली। अब पता नहीं वो बच्ची कहाँ गई। और वो वहाँ पे उसके फ़ोटो और कुछ उसके और जो उसका फ़ोन नंबर होता है वो भी दर्ज कराते हैं। अब पुलिस जैसे ही उन दोनों पति पत्नी की बात सुनती है, वो तुरंत सक्रिय हो जाती है, क्योंकि उस लड़की की उम्र अभी 17 साल की थी, वो अभी 18 साल की नहीं हुई थी, वो अभी बालिग नहीं हुई थी। तो पुलिस क्या करती है, तुरंत ही उस लड़की को ढूंढने का नंबर शुरू कर देती है। अब वो उस लड़की को जगह जगह ढूंढती है, तलाश करती है। तो अब वो क्या करते हैं, वो उनके घर में जाते हैं। तो वो कहते हैं कि वो लड़की का सामान कहाँ है, उसका कमरा कौन सा है। वो कहते हैं ऐसा क्यों। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि उसके सामान में से, उसके कमरे में से हमें उसका कोई क्लू मिल जाए, उस लड़के के बारे में कोई जानकारी हो, उसने डाल रखी हो, चाहे फ़ोन नंबर हो, फ़ोटो हो, चाहे कुछ भी हो। अगर हमें उस लड़के का फ़ोन नंबर जानकारी मिल जाएगी तो उस लड़की को ढूंढने में आसानी होगी। अब पुलिस क्या करती है, उसके घर में जाती है, उसके सामान की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है। अब जैसे ही वो पुलिस उसके सामान की जांच पड़ताल करती है, तो पुलिस को एक डायरी पाती है जिसमें कि 17 पेज लिखे हुए होते हैं। अब पुलिस क्या करती है, उस डायरी को पढ़ती है। वो लड़की जाने से पहले उस डायरी में अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी लिख गई थी। उसमें सब कुछ लिखा था। उसमें लिखा था कि किस तरह से उस अंकल ने, जो पड़ोसी अंकल था, उसने उस लड़की को पहली बार कब छुआ और पहली बार कब उसने वो गोलियां खाई और गोली खा के उसके शरीर में उसके हार्मोन्स कैसे चेंज होते थे, वो कैसे उत्तेजित हुआ करती थी और उसके बाद उस अंकल के पास जाती थी और किस तरह से वो अंकल जो है उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक ओरल हर तरह से उसके साथ सेक्स किया करता था और किस तरह से उन गोलियों को खा खा कर उस लड़की को बीमारी हो गई कि वो हमेशा सेक्स ही करना चाहती थी और वो सेक्स के बिना रह नहीं सकती थी। दोस्तों, जैसे ही पुलिस को ये डायरी मिली, उसने ये डायरी पढ़ी, तो पुलिस इस डायरी को पढ़ने के बाद हैरान हो जाती है। अब पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और जो व्यक्ति उसके घर के बगल में रहता था, वो उस बच्ची को जो दवाई दिया करता था, पुलिस उस आदमी को हिरासत में लेती है और साथ में उसकी पत्नी को भी हिरासत में लेती है। अब पुलिस उन दोनों पति पत्नियों को गिरफ्तार करके जेल ले जाती है। अब पुलिस उस लड़की की मां से पूछते हैं कि जब तुम्हारी बेटी ने मार्च 2020 में तुमसे मदद मांगी थी, तुम्हें बताया था कि वो पड़ोसी अंकल मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो तुमने उस बच्ची की मदद क्यों नहीं की, तुमने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी, तुमने अपने पति को आखिर फ़ोन करके क्यों नहीं बुलाया कि हमारे परिवार में ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। वो महिला कहती है कि मैं डर गई थी, मैं डर गई थी कहीं ऐसा ना हो कि ये आदमी मेरे या मेरी बेटी के साथ कोई गलत काम कर दे, इसलिए मैं उस सारी चीज़ से डर गई थी और मैंने उस बात पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। वो कहती है कि मुझे ये नहीं पता था कि इतने समय से वो आदमी उसकी लड़की के साथ ऐसा ऐसा कर रहा है और ना ही उस औरत ने अपनी बेटी के दुख को बांटा, ना ही उसके साथ दिया, ना ही उससे कैसी बात की थी उस समय।
अब पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करती है और उन्हें जेल पहुंचाया जाता है। अब उस व्यक्ति की जो पत्नी थी वो कहती है कि मुझे जितना आप लोग गलत समझ रहे हो, आरोपी बना रहे हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा तो इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या होता है, कुछ समय बाद जो पड़ोसी था उसकी पत्नी को जमानत मिल जाती है और वो रिहा हो जाती है। लेकिन वो आदमी जो कि इस बच्ची के साथ पूरे 9 साल तक प्राकृतिक, अप्राकृतिक, ओरल और जैसे चाहे वैसे गलत तरीके से उसके साथ सेक्स करता था, उसे जमानत नहीं मिलती। अब वो आदमी बम्बई हाई कोर्ट में जाता है और जज से कहता है कि साहब मुझे 3 साल हो गए, मुझे रिहा कर दीजिए, मुझे जमानत दे दीजिए। अब वो जज साहब उस आदमी की पूरी बात सुनते हैं और उसके बाद में जो 27 पन्ने वो बच्ची लिख कर गई थी उनको पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम जैसे आदमी को कभी भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अगर इस बात को कोई राक्षस भी सुन लेगा ना, जो बुरे से बुरा इंसान होगा, तो उसको भी ये बात बहुत बुरी लगेगी कि तुमने एक छोटी सी बच्ची के साथ पिछले 9 साल तक बलात्कार किया और अब तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हें जमानत दे दें और जमानत के बाद तुम फिर से किसी बच्ची के पास जाओ और उसका भी बलात्कार करो। तुम्हें कभी भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए और ना ही मिलेगी। अब हालांकि कोर्ट ने उस व्यक्ति को जमानत नहीं दी, लेकिन तब ये बात सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के पास तक पहुंचती है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि एक व्यक्ति जब ये गलत काम को शुरू करता है तो उस बच्ची की उम्र महज 8 साल होती है और जब ये बात ओपन होती है तो तब उस बच्ची की उम्र 17 साल होती है और वो बच्ची को गोलियां खिलाया करता था और उन गोलियों की वजह से उस बच्ची को एक बीमारी हो गई जिससे कि उसे सेक्स करने की लत हो गई। उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती थी, सिर्फ उस लड़की को सेक्स करना होता था, इसलिए उस आदमी को सज़ा दी गई है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो आदमी था जो उस बच्ची को गोली दिया करता था, उस आदमी की उम्र अब बढ़ चुकी थी और उस लड़की को अब अपना कोई हम उम्र चाहिए था। तो वो किसी एक ऐसे लड़के के साथ संपर्क बनाती है कि जो उसकी नीड को पूरी कर सके और वो अब उस लड़की के साथ भाग गई है। दोस्तों, हालांकि उस लड़की को बाद में बरामद कर लिया गया था। अब उस लड़की को बरामद करके उसका मेडिकल कराया जाता है तो मेडिकल परीक्षण में ये पता चलता है कि उस लड़की के साथ गलत हुआ था और गलत ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था और आपसे बस यही कहना था कि हम आजकल क्या होता है अपने समय में बिल्कुल बिजी रहते हैं, हम अपना काम करते हैं, दुनिया से मतलब नहीं रखते, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने घर और परिवार में जाके थोड़ा समय देना है, अपने बच्चों के साथ बैठना है, उनसे बात करनी है। तुम्हारे दोस्त कौन कौन हैं, आज तुम स्कूल या कॉलेज गए थे तो तुमने क्या किया, आज क्या पढ़ाई हुई, तुमसे किसी ने कोई बात तो नहीं बोली। अगर तुमसे कोई बात कर रहा है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे आके हमें बताओ ताकि आप लोगों को पता रहे कि आपके बच्चों के साथ आखिर क्या हो रहा है। नहीं तो होता क्या है, हम अपने काम में बिजी रहते हैं, जैसे वो माँ रहती थी और उसकी बच्ची के साथ जो पड़ोसी अंकल था वो उसके साथ गलत कृत्य करता था और पूरे 9 साल बाद पता चलता है कि उस बच्ची के साथ ऐसा हो रहा था। बीच में मीटू कैंपेन भी शुरू हुआ था, तो मीटू कैंपेन में क्या हुआ था, बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटी थी, बड़ी बड़ी हस्तियाँ थीं, वो बताती थी कि मेरे साथ मेरे अंकल ऐसा किया करते थे, मेरे चाचा जी ऐसे करते थे, पड़ोसी ऐसा करता था, कज़न ब्रदर ऐसे करते थे, नौकर ऐसे करते थे, ड्राइवर ऐसे करते थे। वो क्यों करते थे, वो बस इसीलिए करते थे क्योंकि माँ बाप के पास समय नहीं था बच्चों को देखने का, उनकी बात सुनने का। अगर माँ बाप अपने बच्चों को समय देंगे और उनकी बात सुनेंगे तो शायद ऐसा होना ख़त्म हो जाएगा एक दिन। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब सिर्फ यही था कि शायद मेरे इस कहानी को सुनकर आप लोग जागरूक हों, ज़्यादा नहीं तो कुछ ही लोग जागरूक हों और शायद किसी बच्ची की ज़िंदगी सुधर सके, उसके साथ गलत ना हो सके। नमस्कार।